हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर डॉटर विनाश। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो कि है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज के हमारे डिस्कशन में हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी में और स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि इकोनॉमी डिस्कस करने से पहले जैसे जैसे हम उसकी इन डेप्थ में जाते हैं उससे पहले ये इंट्रोडक्शन या ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि उस इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या क्या हैं, वो क्या है वो हम अपने डिस्कशन में देखेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दैट्स एजुकेटर डॉट अविनाश, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी हम वीडियोस डालें रिलेटेड टू आईएएस यूपीएससी प्रिपरेशन उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको लगे कि ये जो वीडियोस के दौरान जो भी पीपीटी या जो नोट्स हैं वो आपको डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं दैट्स educatoravinash.com। वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन के अंदर ये सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस नोट के साथ हम अपना आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। देखिए, हमारा जो पूरे चैप्टर में डिस्कशन रहेगा वो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर है, तो हम जो सेक्टर्स हैं वही देखेंगे। मगर वो सेक्टर्स क्या है वो हम इन जनरल चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स की बात होगी। फिर हम देखेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स कौन से होते हैं। फिर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हमारा डिस्कशन सिर्फ इन 3 सेक्टर्स को ही डिस्कस करते हुए निकलेगा, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स हैं, क्योंकि इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब हम इकोनॉमी देखेंगे, फॉर इंस्टेंस जब हम अभी तो नहीं पर जब हम रमेश सिंह की बुक जो है इकोनॉमी से रिलेटेड जब हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कैसा है, सेकेंडरी सेक्टर का कैसा है, जीडीपी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो ये चीज़ें तब आपके मन में क्लियर होना ज़रूरी है कि ये सेक्टर्स क्या क्या है। फिर कल जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें हम ये प्राइवेट, पब्लिक और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की बात करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन कि सेक्टर्स क्या होते हैं, इकोनॉमी में सेक्टर्स कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, जो सेक्टर्स हैं वो बहुत सारे क्राइटेरियाज के ऊपर उनके ऊपर डिफरेंशिएशन होता है। जैसे हम अगर बात करें एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आ जाता है। फिर पार्टनरशिप की या पार्टिसिपेशन की बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप आ जाती है। अब हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, प्राइमरी सेक्टर है दैट मीन्स प्राइम है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो प्राइम में स्टार्टिंग में क्या होता है, दुनिया में भी स्टार्टिंग में क्या थी, नेचर। तो दैट मीन्स जो प्राइमरी सेक्टर स्टार्टिंग सेक्टर है उसमें हम नेचुरल जो रिसोर्सेज है उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि उनसे हम प्रोडक्ट्स निकाल सकें। रीजन बीइंग दैट दे फॉर्म बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। क्योंकि देखिए, सबसे पहले नेचर से कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट होगी उसके बाद उन्हें प्रोसेस किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस आप लीजिए एग्जांपल, हमें केचप लेनी है तो केचप में क्या होगा, प्राइमरी उसमें लिए क्या रहेगा कि जो फल इन द सेंस जो टोमेटोज वगैरह हैं जो वो फार्म से आ रहे हैं वो हम क्या करें, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके ले रहे हैं। तो वो क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आ गया। उसके बाद उसको प्रोसेस करके हमने सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज के थ्रू हमने केचप बना लिया। फिर हमने उसकी मार्केटिंग की, मार्केटिंग करके हमने उसे सेल किया। तो वो जो मार्केटिंग है वो सर्विसेज सेक्टर में हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कैटेगराइज होती हैं। अभी हम प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। सो प्राइमरी सेक्टर क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके जो हमने प्रोडक्ट लेके आए वो प्राइमरी सेक्टर। उसे प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा, क्योंकि वो बेस है, उसके बेसिस पे ही बाकी सारे सेक्टर्स जो है वो वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया जाता है एग्रीकल्चर का या अदर्स रिलेटेड सेक्टर्स जैसे डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री वगैरह।
सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं उसे हम किसी डिफरेंट फॉर्म में चेंज करें। जैसे मैंने अभी आपको केचप का एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो वो जो अल्ट्रेशन हो रही है या जो चेंजेस हो रहा है वो किस में हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी क्यों, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होता है, तो सेकेंडरी मतलब प्राइमरी के बाद आया तो सेकेंडरी हो गया। इसमें मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होगी, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होगी, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। सिंस दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रीज, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। फिर आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर्स क्या है, these activities by themselves do not produce goods but they are aid और support for production process, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग वगैरह, ये सब चीज़ें किस में आ गई, टर्शरी सेक्टर में आ गई। इसमें क्या है, खुद से कोई गुड वगैरह है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बस उसको सपोर्टिंग प्राइस, उसके सपोर्टिंग में ये जो सेक्टर है वर्क करता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, ये सर्विसेज के अंदर आ जाता है, इसी वजह से जो टर्शरी सेक्टर है उसे सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज, इसलिए इसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है। अब देखिए हमने देख लिया ये तीन सेक्टर्स क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब फिर बात आती है गुड्स एंड सर्विसेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने सेक्टर्स देखे, सेक्टर्स देखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क होता है ना, क्योंकि देखिए अभी तो नहीं खैर, बट जब हम आगे अपने डिस्कशन में चलेंगे, फॉर इंस्टेंस जब हम 12th क्लास के एनसीईआरटी या उससे आगे की चीज़ें देखेंगे, स्टैंडर्ड बुक के ऊपर जाएंगे, तब आप नोटिस करोगे कि होता क्या है, जो जीडीपी है उसकी कैलकुलेशन में फाइनल प्रोडक्ट्स की बात होती है। आपको ध्यान होगा तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जीडीपी में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी बात होती है। अब वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जानने के लिए आपको पहले ये चीज़ें जानना ज़रूरी था कि वो सेक्टर्स कैसे वर्क करते हैं। अब हम इस सेक्शन के अंदर हम जीडीपी के ऊपर एक साइट लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा समझेंगे जीडीपी क्या होता है। हम इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब जीडीपी कैलकुलेशन वगैरह आ रही है वो थोड़ी हायर लेवल पे आएगी, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी जो इस चैप्टर का स्कोप है उसके अकॉर्डिंगली हम जीडीपी देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी कैन बी टीडियस टास्क, इसलिए क्या होता है कि जो एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी भी इकोनॉमी में, उसे एज इट इज नहीं लिया जाता। मतलब अगर आप सोचिए आज इतने टोमेटो केचप बनी या जितना वो बना, जैम बना, तो आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। उसके लिए जो तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट रहता है। सो क्या है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उन्हें काउंट नहीं किया जाता, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उन्हें इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया जाता है, जैसे फार्मर सेल करता है व्हीट टू फ्लोर मिल्क, जो कि 8 रुपीज़ पर केजी था। फिर उसके बाद बिस्किट कंपनी को वो सेल कर दिए जाते हैं, मतलब जो व्हीट था फ्लोर मिल उसे क्या करता है, फ्लोर में कन्वर्ट करके बिस्किट कंपनी को सेल कर देता है 10 रुपीज़ में। फिर यही बिस्किट कंपनी बिस्किट बना के मार्केट में सेल करती है 60 रुपीज़ में। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, बिस्किट। शुरू कहाँ से हुआ, व्हीट से हुआ, फिर उसे फ्लोर में कन्वर्ट किया, फिर बिस्किट कंपनी ने उसे बिस्किट बनाया और फिर मार्केट में सेल किया। तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट क्या है, बिस्किट। और ये फाइनल प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेड ऑफ ये सारी कैलकुलेशन। क्योंकि देखिए जो फाइनल वैल्यू है उसमें बाकी चीज़ें तो इन्वॉल्व हो ही गई ना, मतलब 8 से 10, 10 से 60, तो वो 60 में 8 और 10 भी इंक्लूड हो गया, इसलिए फाइनल जो गुड्स है उन्हें इंक्लूड किया जाएगा। फिर दूसरा चीज़ क्या होता है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर। जितने भी सेक्टर हैं उनके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं पर्टिकुलर ईयर में, मतलब इसमें टाइम ड्यूरेशन भी, ऐसा नहीं है कि आप पिछले 10 साल का उठा लेंगे, जितना ड्यूरेशन बताया गया है उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली ही हम जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की वो देखते हैं। और सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, जो कि हम जिसे जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी का अब हम अगर ये सारी डिस्कशन से जो फाइनल हम बोलें कि जो उसकी डेफिनेशन बनती है वो क्या है, जीडीपी इज वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्री ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर। देखिए फाइनल गुड एंड सर्विसेज वो हमने देख लिया विद इन कंट्री, क्योंकि
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दैट मीन्स डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात होगी, इसलिए विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर, वो हमने पहले देख लिया कि पर्टिकुलर ईयर की बात होगी। तो इससे हमें गुड एंड सर्विसेज पता चलता है कैसे कैलकुलेट होता है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। हमने देख लिया सेक्टर्स क्या है, जीडीपी कैलकुलेशन। अब कुछ हम चेंजेस की बात करते हैं कि कैसे कैसे जो हमारे ये 3 डिफरेंट सेक्टर्स हैं ये इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि आपको पता है ना, मैंने अभी जैसे बोला कि जो सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो कैसे हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं। फिर देखिए आपको पता है इकोनॉमी में किसी भी सेक्टर की इंपॉर्टेंस कम या ज़्यादा होती रहती है, तो वो कैसे कम हुई कैसे ज़्यादा हुई वो हम अपने हिस्टोरिकल चेंजेस वाले सेक्शन में अब देखते हैं। एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में नेचुरल, हमें देखो जो भी ह्यूमन बींग है वो कैसे इवॉल्व होता है। पहले हम जो थे हमें ऐसा बोला जाता है कि मॉन्कीज थे, उनके बाद हम धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए आगे चले गए। दैट मीन्स उससे पहले क्या था, नेचर, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ नेचर, उसके बाद बाकी चीज़ें आई। तो वैसे ही पहले कुछ भी नहीं होता, पहले क्या होता है सिर्फ प्राइमरी सेक्टर, फिर धीरे धीरे किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर आता है। फिर जब वो इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी ग्रो कर जाता है तो होगा कि कंपटीशन बढ़ जाता है, या वो जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं चीज़ें उन्हें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उन्हें लोन चाहिए तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। तो उसके साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद फिर क्या चीज़ आती है, सर्विस सेक्टर। तो इस तरह से ये सेक्टर्स जो है वो इवॉल्व होते हैं, पर स्टार्टिंग में क्या होता है, हमेशा प्राइमरी सेक्टर। ओवर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्रीज कम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, पीपल स्टार्टेड टू यूज मोर फैक्ट्री गुड्स अवेलेबल एट चीपर रेट। अब फैक्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो होगा क्या, देखिए हम जैसे हम आज भी देखते हैं जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं, जो मशीन के द्वारा बनी हुई चीज़ें होती हैं वो सस्ती रहती हैं। तो वही यहाँ पे है, अगर फैक्ट्रीज के द्वारा जब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं तो वो चीपर रेट्स पे हमें अवेलेबल हो जाती है, और फिर क्या होगा, वो चीपर रेट्स पे अवेलेबल होती है तो लोग उसे ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। तो इस तरह से डिमांड सप्लाई का जो पूरा फिनोमिना है वो चलता रहता है। In past 100 years, there has been shift from secondary to tertiary sector in developed countries. Most of the working people are also employed in service sector in developed countries. धीरे धीरे क्या हुआ है, मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग में प्राइमरी सेक्टर था, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर आया और फिर टर्शरी सेक्टर आया। अब क्या है, लोगों की ज़्यादा फोकस जो है वो सर्विसेज के ऊपर है। आपको पता है हम कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट वही लेना चाहते हैं जिसकी सर्विस अच्छी मिलती है। मैं लैपटॉप वो लेना चाहूँगी जिसका मुझे पता है कि जो सपोर्ट सिस्टम है, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बोल ले, वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं उस कंपनी के साथ जाना चाहूँगी, ना कि ऐसी कंपनी के साथ जो कि मुझे पता है कि अगर मैंने आज उससे कुछ भी परचेज़ किया, कल को मुझे उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, अगर मुझे कोई इशू आता है वो इशू रिजॉल्व नहीं होगा। तो क्या है, मतलब मेरा भी मेन फोकस सर्विस के ऊपर है। वही चीज़ है, आजकल का टाइम ऐसा है कि वहाँ पर सर्विस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर इंडिया के केस में कैसा है वो हम देखते हैं। इंडिया में जो ग्रोथ है वो बहुत डिफरेंट रही है। वो कैसे, क्योंकि इंडिया में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं रही है। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ने जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में होना चाहिए था उसका उस हिसाब से नहीं किया है। इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जिससे हम देखा जाता है तो इन प्रैक्टिकलिटी जो शिफ्ट था प्राइमरी सेक्टर से वो इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में इतना ज़्यादा ना होकर सीधा टर्शरी सेक्टर पे हुआ है, दैट मीन्स सर्विसेज सेक्टर में। यही कारण है कि इंडिया में जो जॉब की इशू है वो रहते हैं, क्योंकि हमें पता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें ऐसा बोला जाता है, आपको पता है जब स्टडीज़ भी आती है, जब जॉब की जो इंडिया में इश्यूज हैं उसकी बात होती है, तब यही बोला जाता है कि इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ है वो इस तरह से सेटअप की जानी चाहिए कि वो जॉब एक्सटेंसिव हो, कि उसमें जॉब ज़्यादा निकलती हो, लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हो सके। पर अगर सपोज इंडस्ट्री, जैसे मैंने बोला कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना नहीं था, सीधा टर्शरी सेक्टर पे ही जंप किया इंडियन इकोनॉमी में, दैट इज सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में क्या हो रहता है कि एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत कम रहती हैं। इसी वजह से इंडिया में जो इशू है, हमारी इकोनॉमी तो ग्रो करी मगर उस हिसाब से जॉब्स नहीं मिली, इसलिए जॉब के रिलेटेड जो इश्यूज हैं दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वो ज़्यादा एग्जिस्ट करी हैं।
Between 1973 and 2003, production has increased the most in tertiary sector. Thus, it emerged as largest producing sector in India, replacing primary sector. जैसे मैंने बोला कि secondary sector इतना ज़्यादा पिक्चर में आया ही नहीं. रीज़न क्या था? Services like hospital, educational institution are required in countries. These are considered a basic services. In developing country, government has to take responsibility for those सर्विसेज. अब है क्या कि कुछ फॉर इंस्टेंस अगर हम वैसे भी वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो हर कोई क्या चाहता है? सर्विस चाहता है, जैसे मैंने बताया. अब मैंने तो एक क्रूड एग्जांपल दिया, पर अगर आप वैसे बात करें तो ठीक है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर था, बट हो क्या रहा था, लोग जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं वो ज़्यादा डिमांडिंग बनते जाते हैं. और इंडिया एक सोशलिस्ट जो माइंडसेट है वो भी रखती है, जो हमारी गवर्नमेंट रहती है. तो उस माइंडसेट के अकॉर्डिंगली जो हमारी पब्लिक है, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, उसे क्या चाहिए? उसे हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी. फॉर इंस्टेंस हॉस्पिटल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह. तो वो हॉस्पिटल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू क्या हो रहा है? सर्विस सेक्टर ही आगे बढ़ रहा है. और फिर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन. ये सारी चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें तो कंट्रीब्यूट करी ही हैं, पर दूसरी चीज़ जो रही है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तो ड्यूरिंग एलपीजी रिफॉर्म्स क्या हुआ, जो हमारा सर्विस सेक्टर था वो तो सर्वाइव उस हिसाब से कर गया, वो काफ़ी फिर भी स्ट्रॉन्ग रहा, पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो उतना ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं किया. ये कारण है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ज़्यादा अच्छे से इवॉल्व नहीं हो पाया है. जबकि आपको पता है जब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया था तो उस पर ही इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर कंसंट्रेशन की थी. पर आप जैसे अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो हम 11th क्लास की जब एनसीईआरटी देखेंगे उसमें भी आएगा कि जो हमारा 5 ईयर प्लान थे उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है कि क्यों हमारी गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर फोकस नहीं कर पाई है. फिर क्या आता है? एज इनकम इंक्रीजिंग सो इज डिमांड ऑफ पीपल लाइक शॉपिंग. अब यहाँ पे ये सारे रीज़न क्या दिए जा रहे हैं कि कैसे सर्विस सेक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है उनकी डिमांड्स इंक्रीज होती है, उन्हें और अच्छा चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छे इंस्टीट्यूट्स चाहिए, हमें और ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए. तो ये कारण है कि सर्विसेज सेक्टर धीरे धीरे इवॉल्व होता है, और इंडिया के केस में वो और जल्दी हुआ है. मतलब उसमें जो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का पीरियड आना था वो इतना नहीं आ पाया है. न्यू सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल. आपको पता है कि आईटी के बिना अगर आप अपनी लाइफ आजकल के टाइम में देखो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी. और खासकर आजकल के टाइम में देखिए, जब आप कहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम भी ऑनलाइन आता जा रहा है, तो उस केस में ये चीज़ें जो है ना वो और इम्पॉर्टेंस रखती जाती हैं, जिसके कारण सर्विस सेक्टर और बढ़ता जा रहा है. ऑल्दो सर्विस सेक्टर इज एक्सपेंडिंग बट इट इम्प्लॉय वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्किल्ड एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन. वो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया कि सर्विस सेक्टर के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ जाता है. अब जब हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं और मैं अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बार बार बात कर रही हूँ, तो नेचुरली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक आता है. While there is changing trend of contribution of sector in GDP, but their contribution in form of employment doesn't corresponds. मतलब मैंने जैसे बोला प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर दैट इज इंडस्ट्रीज, फिर अगर हम टर्शियरी सेक्टर की बात करें दैट इज सर्विसेज. तो एग्रीकल्चर जो है उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो एम्प्लॉयड है, मगर उनकी अर्निंग जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है. इंडस्ट्रियल सेक्टर वो इतना ग्रो ही नहीं किया है. सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम लोग सर्विस सेक्टर में मिनिमम लोग एम्प्लॉयड है, मगर उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. तो ये क्या दिखा रहा है? जो इनकी कंट्रीब्यूशन है और जो एम्प्लॉयमेंट रेट है दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है या कॉरेस्पॉन्ड एक दूसरे को नहीं करते हैं. यहाँ पे वही लिखा है, प्राइमरी सेक्टर continues to be largest employer even in year 2000 और even today. कि आज भी जो प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर जो है वो प्राइम सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. बट हम पहले भी अपनी वीडियोस में देख चुके हैं कि जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दिख रही है वो एक्चुअली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी जिसे हम बोल सकते हैं. फिर आता है वाई.
कि क्यों ऐसा है कि जो हम बोल रहे हैं सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जो उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका कारण देखते हैं, राइज इन आउटपुट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर 8 टाइम्स और एम्प्लॉयमेंट 2.5 टाइम्स, राइज इन आउटपुट ऑफ सर्विस सेक्टर 11 टाइम्स और एम्प्लॉयमेंट कितना है, सिर्फ 3 टाइम्स। मतलब इतना ग्रो करने पे भी सिर्फ कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो रही है, सिर्फ 3 टाइम्स। दैट शो दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन नेसेसरी। वो हमें पता है, हमने पहले भी वीडियोस में देखा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। फिर एग्जाम्पल दिया जाता है लक्ष्मी का, लक्ष्मी ओनिंग 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, all 5 family members work in field because they do not have any other place to work। वही मैंने आपको जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, वही चीज़ है कि लक्ष्मी के जो फील्ड है उसमें 5 फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो वर्क करते हैं, बट एक्चुअल में वहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे एक और चीज़ बताई जाती है, इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट डिवाइडेड, क्योंकि हो क्या रहा है कि वो लोग फ्री थे तो उन्हें बोल दिया कि हाँ अब भी आप हमारे साथ आके काम करवा दो, वो वाली चीज़ है, अदरवाइज उनकी काम की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। और फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दी जाती है कि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ पे उस हिसाब से जो आउटपुट है वो ज़्यादा नहीं होगा, आउटपुट ज़्यादा नहीं होगा तो उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा नहीं होगा। वही एग्रीकल्चर सेक्टर में इशू रहता है। फिर यहाँ पे वही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है जो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया हुआ है। फिर आता है दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट फिनोमिना कन्फाइंड टू एग्रीकल्चर बट इज प्रेजेंट इन सर्विस सेक्टर ऑल्सो। एक ही सर्विस सेक्टर में भी ऐसा जो इश्यूज हैं वो रहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। वैसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो फिनोमिना सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो सर्विस सेक्टर में भी है। इवन अ पर्सन अर्निंग वेरी लेस लाइक स्ट्रीट वेंडर वगैरह, वो भी अंडर एम्प्लॉयड में आ जाते हैं। मैंने आपसे बात किया ना, जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना प्रोवाइड होना तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बट स्किल सेट के अकॉर्डिंगली या उसके लेवल पे हमें जॉब्स ना मिले तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। और आपको पता है इंडिया में आज अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी इशू बहुत ज़्यादा है। जब ये डिबेट चलता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट क्लेम करती है कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाए हैं, उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट है, एमजी नरेगा है, बट ये आप या हम सबको समझने की ज़रूरत है कि हर किसी को हम नरेगा के अंदर नहीं अप्लाई कर सकते। नरेगा में अनस्किल्ड वर्कफोर्स है, हमें स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए और स्किल्ड वर्कफोर्स के स्किल्स के अकॉर्डिंगली जो जॉब्स है वो प्रोवाइड करना, वो एक्चुअल चैलेंज है जिसे आज भी टैकल नहीं किया जा रहा है। तो ये हमने कुछ एम्प्लॉयमेंट की भी बात की। इसके साथ हमने जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वो डिस्कस किया है। आज का हम अपना डिस्कशन यहीं पे एंड करेंगे और बाकी जो चीज़ें रिमेनिंग रह गई है, जैसे ये एम्प्लॉयमेंट का भी जो सेक्शन रह गया है, वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। लास्ट में हम समराइज करते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा इकोनॉमी को कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है ऑन बेसिस ऑफ आइदर प्रोडक्शन या ऑर्गेनाइजेशन या पार्टनरशिप। फिर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर क्या है वो देखा। फिर हमने देखा जो जीडीपी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर से इवॉल्व होके जो इकोनॉमी है वो टर्शरी सेक्टर में आई। फिर इंडिया की बात हुई कि इंडिया में प्राइमरी से सीधा टर्शरी में शिफ्ट हुआ है, सेकेंडरी में इतना ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं मिला है, उसके क्या कारण है, या उससे जो एम्प्लॉयमेंट का इशू आया वो भी हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन में जो कंट्रीब्यूशन है सेक्टर्स का वो कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है उनका जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में उसके पर्सपेक्टिव से। फिर हमने यहाँ पे देखा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जो फैक्टर है वो देखा। फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी फैक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इसके साथ हम आज का जो हमारा डिस्कशन है उसे वाइंड अप करते हैं। आपको अगर इस पूरे डिस्कशन में कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है, और हम वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। और भी काफ़ी लिंक जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।